अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, कि हम बायोलॉजी को इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इंसानों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए बायोलॉजी ने कहाँ कहाँ अपना रोल अदा किया है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है, हमारे पास पहले डिजीज़ेस बहुत कॉमन थी। टीबी से लोग मर रहे होते थे, खसरे से लोग मर रहे होते थे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है वो फ्लू से लोग मर रहे होते थे। ठीक है, चिकन पॉक्स बार बार हो रहे होते थे लोगों को। तो इन छोटी बीमारियों से पहले लोग मर रहे होते थे। फिर जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, इन डिजीज़ेस की वजह से जो डेथ रेट है वो क्या होता गया, कम से कम होता गया। पहले बच्चों की डेथ्स बहुत ज़्यादा होती थी डायरिया से, ठीक है, खसरे से, टीबी से, ठीक है, बुखार से, मतलब इन छोटी बीमारियों से पहले बच्चे मर रहे होते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जैसे जैसे बायोलॉजी तरक्की करती गई, जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट आती गई, डिजीज़ेस की वजह से डेथ रेट्स क्या होते गए, कम होते गए। तो बेसिकली ऐसा क्या हुआ कि इन डिजीज़ेस की वजह से डेथ रेट्स कम होते गए। एक टेक्निक इंट्रोड्यूस की गई दुनिया के अंदर, दैट इज़ इम्यूनाइजेशन। ठीक है, कौन सी टेक्निक इंट्रोड्यूस की गई बीमारियों से लड़ने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए इस दुनिया के अंदर? इम्यूनाइजेशन। नाउ व्हाट इज दिस इम्यूनाइजेशन? इम्यूनिटी इंड्यूस कराना, किसी भी इंसान के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करना, बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा करना, दिस इज़ कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन। कि आप किसी इंसान के अंदर इम्यूनिटी इंड्यूस कराओगे, आप किसी इंसान के अंदर बीमारियों से लड़ने के लिए कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करोगे, बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा करोगे। और आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इम्यूनाइजेशन यानी कि इम्यूनिटी कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं? वैक्सीनेशन के थ्रू। कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं? वैक्सीनेशन के थ्रू। वैक्सीनेशन के थ्रू इंट्रोड्यूस कराते हैं। और वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट किसने डिस्कवर किया था? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट किसने डिस्कवर किया था? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। अब वैक्सीनेशन क्या है? हिफाजती टीके लगाना। बेसिकली हिफाजती टीकों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन कहते हैं। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताने लगी हूँ वैक्सीनेशन के बारे में। आप लोग देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको पैदा होने के बाद एक इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, फिर 4 हफ्तों बाद, फिर 6 हफ्तों बाद, फिर 10 हफ्तों बाद, फिर मतलब इस तरीके से उसको टाइम टू टाइम इंजेक्शंस लगते रहते हैं। यानी कि उसको टाइम टू टाइम क्या लग रही है? वैक्सीनेशन लग रही है। क्या लग रही है? वैक्सीनेशंस लग रही होती है। अच्छा, अब मैं आपको 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, एंटीजन और एंटीबॉडी। शायद ये नाम आप लोगों ने पहले ना सुने हों। एंटीजेंस। एंटीजेंस क्या होती हैं? हमारी बॉडी के अपने तमाम सेल्स हैं। ठीक है, हमारी बॉडी हमारे तमाम सेल्स को जानती है, बहुत अच्छे से जानती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर बाहर से कोई सेल आए जो हमारा नहीं है, वो सेल बैक्टीरिया हो सकता है, वो सेल कोई वायरस हो सकता है, वो सेल कोई फंजाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो सेल जो हमारी बॉडी का सेल नहीं है, वो सेल जो हमारी बॉडी का सेल नहीं है, जिसको हमारी बॉडी नहीं जानती है, वो सेल अगर हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो वो क्या कहलाएगा? एंटीजन। वो क्या कहलाएगा? एंटीजन कहलाएगा। ठीक है, जैसे सपोज मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ए पॉजिटिव है। ठीक है, और मेरे तमाम रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एक प्रोटीन लगी हुई है।
एक क्या लगी हुई है, प्रोटीन लगी हुई है। ये प्रोटीन बेसिकली है एंटीजन है। क्या है, एंटीजन है, यानी कि ये मेरी एंटीजन है। यानी कि एंटीजन को हम सिंपली क्या कह सकते हैं, पहचान कह सकते हैं। ठीक है, सपोज ये एंटीजन लगी हुई है मेरे तमाम रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। ठीक है, मेरी बॉडी इन एंटीजन्स को क्या करती है, पहचानती है। एंटीजन किसी भी सेल के ऊपर, किसी भी सेल की एक पहचान होती है। एंटीजन किसी भी सेल की क्या होती है, पहचान होती है। ठीक है, ये तमाम मेरे सेल्स की एंटीजन है और मेरी बॉडी इसको बहुत अच्छे तरीके से जानती है, इसको बहुत अच्छे तरीके से जानती है। सपोज मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था। ठीक है, और ये वाला जो ब्लड ग्रुप है ये बी पॉजिटिव है। क्या मेरी एंटीजन इसकी एंटीजन से मिल रही है? एंटीजन मतलब पहचान, एंटीजन मतलब जैसे हमारी शक्ल हमारी पहचान होती है। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से हमारे तमाम सेल्स की एक पहचान होती है, हमारे तमाम एक सेल्स की एक शक्ल होती है, यानी कि वो उनकी पहचान होती है। और वो शक्ल या पहचान क्या कहलाती है, एंटीजन कहलाती है। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और ये मेरे ब्लड ग्रुप के ऊपर क्या लगी है, मेरे सेल्स के ऊपर तमाम क्या लगी हुई, एंटीजन लगी हुई है, ए पॉजिटिव की एंटीजन लगी हुई है। ठीक है, और ये कोई और ब्लड ग्रुप है, ये बी पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप है। कौन सा ब्लड ग्रुप है, बी पॉजिटिव का। अगर ये मेरी बॉडी के अंदर आ गया, अगर मुझे बी पॉजिटिव ब्लड लग गया, क्या मेरी बॉडी इन एंटीजन्स को जानती है? क्या मेरी बॉडी इस एंटीजन को जानती है? नहीं जानती। ये मेरी बॉडी के लिए न्यू है, ये मेरी बॉडी के लिए क्या है, न्यू है। ठीक है, इस तरीके से कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है, ये वायरस का सेल है। ठीक है, और ये वायरस की एंटीजन है, ये वायरस की एंटीजन है। कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर आता है तो क्या मेरी एंटीजन्स इससे मैच करती है? नहीं मैच करती। तो ये मेरे लिए क्या होगी, फॉरेन बॉडी। क्या होगी, फॉरेन बॉडी, यानी कि बाहर से आने वाली कोई ऑर्गेनिज्म, बाहर से आया हुआ कोई और ऑर्गेनिज्म। जैसे मेरी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया, मेरी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया, और बैक्टीरिया की सरफेस पे ये एंटीजन लगी हुई है। क्या मेरी बॉडी की तमाम एंटीजन्स ऐसी है, मेरी बॉडी की तमाम एंटीजन्स की शेप ऐसी है। ठीक है, क्या मेरी बॉडी इस एंटीजन को पहचान सकती है? नहीं पहचान सकती। क्या मेरी बॉडी बी पॉजिटिव की इस एंटीजन को पहचान सकती है? नहीं पहचान सकती। क्या मेरी बॉडी वायरसेस की इस एंटीजन को पहचान सकती है? नहीं पहचान सकती। समझ आ रही है बात? तो बेसिकली मेरे तमाम सेल्स के ऊपर एक पहचान लगी हुई है। ठीक है, वो मेरी एंटीजन्स है। वो क्या है, मेरी एंटीजन्स है। मेरी बॉडी उन सबको बहुत अच्छे तरीके से जानती है। ठीक है, आपकी बॉडी के तमाम सेल्स के ऊपर एक पहचान लगी हुई, वो आपकी एंटीजन्स है। ठीक है, इस तरीके से आपकी सेल की बॉडी के ऊपर, आपकी बॉडी के तमाम सेल्स के ऊपर एक अलग पहचान लगी है, वो आपकी एंटीजन्स है। मेरी एंटीजन आपकी एंटीजन से डिफरेंट है, मेरी एंटीजन आपकी एंटीजन से डिफरेंट है, आपकी एंटीजन्स इनकी एंटीजन से डिफरेंट है। से मेरी एंटीजन वायरसेस से डिफरेंट है, मेरी एंटीजन बैक्टीरिया से डिफरेंट है, मेरी एंटीजन बी पॉजिटिव सेल से डिफरेंट है, मेरी एंटीजन ओ पॉजिटिव सेल से डिफरेंट है, मेरी एंटीजन ए बी पॉजिटिव सेल से डिफरेंट है। यानी कि मेरे तमाम सेल्स के ऊपर एक पहचान है, और वो सिर्फ मेरी पहचान है, वो सिर्फ मेरे सेल्स के पास होगी, वो किसी और के पास नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे सेल्स के ऊपर जो पहचान है वो क्या कहलाएगी, एंटीजन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एंटीजन कहलाएगी। मेरी एंटीजन आप लोग सबसे अलग होगी, मेरी एंटीजन वायरस से अलग होगी, मेरी एंटीजन बैक्टीरिया से अलग होगी। ठीक है, तो कोई और सेल अगर हमारी बॉडी में आएगा तो उसके ऊपर क्या होगी, एक अलग एंटीजन होगी। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कोई और अगर सेल आएगा उसके ऊपर क्या होगी, एक अलग एंटीजन होगी। समझ आ रही है बात? जैसे मेरी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आएगा तो बैक्टीरिया की एक अलग एंटीजन होगी जिसको मेरी बॉडी पहचान नहीं सकेगी। अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई वायरस आएगा तो वायरस के ऊपर एक अलग एंटीजन होगी जिसको मेरी बॉडी पहचान नहीं सकेगी। ठीक है, आपके मुल्क में पुलिस आर्मी वगैरह सब खड़ी हुई है, कोई दहशतगर्द आएगा तो आपकी बॉडी इस पर क्या करेगी, अटैक करेगी। क्या करेगी, अटैक करेगी। क्लियर है? ऐसी है ना? ठीक है, तो हमारी बॉडी के अपने सेल्स को हमारी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। कोई और ऐसा सेल जिसकी एंटीजन हमसे मैच नहीं करती है, अगर वो वाला सेल आएगा तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ रिएक्शन देगी, उसके खिलाफ एक्शन देगी, उसके खिलाफ जंग करेगी, उस पर हमला करेगी। क्लियर है? मेरी बॉडी के तमाम सेल्स को, मेरी बॉडी के तमाम एंटीजन्स को मेरी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। क्लियर है? अगर कोई और सेल मेरी बॉडी में आएगा
ठीक है, जिसकी एंटीजन अलग होगी मुझसे, जिसकी एंटीजन मुझसे क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, जैसे वायरस का सेल आ गया, बैक्टीरिया का सेल आ गया, बी पॉजिटिव का सेल आ गया, इन सब की एंटीजन मेरी एंटीजन से क्या है, अलग है। क्या मेरी बॉडी इनको जानती है? क्या मेरी बॉडी वायरस को जानती है? नहीं जानती। क्या मेरी बॉडी बैक्टीरिया को जानती है? नहीं जानती। क्या मेरी बॉडी बी पॉजिटिव सेल की एंटीजन को जानती है? नहीं जानती है। क्लियर है? तो इनके खिलाफ मेरी बॉडी एक जंग करेगी, इनके खिलाफ मेरी बॉडी एक रिएक्शन देगी, इनके खिलाफ मेरी बॉडी एक्शन देगी, इनके खिलाफ मेरी बॉडी हमला करेगी। ठीक है, और मेरी बॉडी एक प्रोटीन बनाएगी, वो प्रोटीन्स होती है एंटीबॉडीज। क्या होती है? एंटीबॉडीज होती हैं। जैसे सपोज मेरे अंदर वायरस आ गया, क्या आ गया? वायरस आ गया। मेरी बॉडी ने पहचाना, ओहो ये एंटीजन तो हमारी नहीं है, ये बंदा अपना बंदा नहीं है। मेरी बॉडी ने इनको मारने के लिए प्रोटीन्स बनाई, वो प्रोटीन्स क्या कहलाती हैं? एंटीबॉडीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एंटीबॉडीज कहलाती हैं। जैसे मेरी बॉडी में बैक्टीरिया आया, मेरी बॉडी ने पहचाना, ओहो हो ये एंटीजन तो हमारी नहीं है, ये अपना बंदा नहीं है। हमारी बॉडी इसके खिलाफ प्रोटीन बनाएगी, इनको मारने के लिए एक प्रोटीन बनाएगी। वो मारने के लिए प्रोटीन्स क्या कहलाती है? एंटीबॉडीज कहलाती है। क्या कहलाती है? एंटीबॉडीज कहलाती है। क्लियर है? तो एंटीजन, वायरस की एंटीजन के खिलाफ जो प्रोटीन्स बनेगी वो प्रोटीन्स क्या कहलाएंगी? एंटीबॉडीज कहलाएंगी। वो एंटीबॉडीज पे वायरस के सेल्स को ख़त्म कर देगी। बैक्टीरिया की एंटीजन जो मेरी एंटीजन से अलग है, अगर बैक्टीरिया मेरी बॉडी में आएगा तो मेरी बॉडी कहेगी ये एंटीजन तो कोई और है, ये अपनी नहीं है। मेरी बॉडी उसको मारने के लिए, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज़ बनाएगी। क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज़ बनाएगी। तो आपको एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक है। जैसे मेरी बॉडी के अंदर वायरसेस आते हैं या बैक्टीरिया आते हैं, ये सब मेरी एंटीजन्स नहीं है। ठीक है, इनको मारने के लिए हमारी बॉडी ख़ास तरह की प्रोटीन्स बनाती है। वो प्रोटीन्स क्या कहलाती है? एंटीबॉडीज़ कहलाती है। क्या कहलाती है? एंटीबॉडीज़ कहलाती है। ठीक है, अब वैक्सीनेशन होती कैसे है? अब ये वैक्सीनेशन में बेसिकली होता क्या है, वैक्सीन्स के अंदर होता क्या है? इन वैक्सीन्स के अंदर देखो, वैक्सीन्स जो होती हैं इनमें दो चीज़ें होती हैं, या तो एंटीबॉडीज होती हैं, जैसे टीबी, जब बच्चा पैदा होता है तो फ़ौरन उसको यहाँ पे एक वैक्सीन लगती है। ठीक है, BCG की वैक्सीन लगती है। ठीक है, तो वैक्सीन्स के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एंटीबॉडीज़ हो सकती है। क्या हो सकती है? डायरेक्टली आप उस जरासीम, जैसे आपको पता है कि इस जरासीम, जैसे हमारी बॉडी को पता है कि इस जरासीम को मारने के लिए ये वाली एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ हमने आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री में बना दी हैं। ठीक है, वो एंटीबॉडीज़ हमने आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री में बना दी हैं। ठीक है, और उस एंटीबॉडीज़ को हम वैक्सीन में डाल के पहले से अपनी बॉडी में बना के भेज रहे हैं, ताकि जैसे ही वो बैक्टीरिया आए, जैसे ही जो है वो टीबी का बैक्टीरिया आए, तो फ़ौरन से एंटीबॉडी उसको क्या कर दे? मार दे, इससे पहले कि बीमारी हो ही ना पाए। समझ आ रही कहानी? जैसे मीज़ल्स, खसरा एक बीमारी है। ठीक है, तो खसरे के लिए एक वायरल बीमारी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने देखा कि इसके लिए कौन सी एंटीबॉडीज़ काम करती हैं खसरे के ख़िलाफ़। खसरा का जो वायरस है इसके ख़िलाफ़ कौन सी एंटीबॉडीज़ काम करती हैं? साइंटिस्ट ने वो एंटीबॉडीज़ लेबॉर्ट्री में बना ली। ठीक है, और वैक्सीन में वो एंटीबॉडीज़ डाली सपोज़। ठीक है, और वो एंटीबॉडीज़ आपको लगा दी गई, तो आपकी बॉडी में खसरा का वायरस के ख़िलाफ़ पहले से एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। जैसे ही खसरा का वायरस आएगा तो फ़ौरन से एंटीबॉडीज़ उस वायरस को क्या कर देंगी? मार देंगी। इससे पहले कि वो वायरस आपको नुकसान पहुंचे, एंटीबॉडीज़ आपको क्या कर देगी? मार देगी। तो वैक्सीन में या तो डायरेक्टली उस बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है, या तो क्या होती हैं? एंटीजेंस होती हैं। जैसे कोई वायरस है, उसको मार दिया है, उसको क्या कर दिया? किल कर दिया है, किल्ड वायरस से। लेकिन स्टिल इस वायरस की अपनी पहचान तो होगी ना, इस वायरस के ऊपर एंटीजन तो होगी ना। ठीक है, ये तो आप वैक्सीन के अंदर किल्ड ऑर्गेनिज्म, किल्ड बैक्टीरिया डाल रहे हो, या किल्ड जो है वो वायरसेस डाल रहे हो। ठीक है, वो वायरस या वो बैक्टीरिया तो मरे हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर उनकी एंटीजन तो होगी ना, उनकी एंटीजन तो लगी हुई है। ठीक है, तो आपने वैक्सीन लगाई, ठीक है, वायरस या बैक्टीरिया मरा हुआ था, लेकिन
एंटीजन तो कोई और है ना, हमारी एंटीजन तो नहीं है, कोई और एंटीजन है ना, बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म की एंटीजन आ रही है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या बना लेगी, एंटीबॉडीज़। क्या बना लेगी, एंटीबॉडीज़। और ये एंटीबॉडीज़ पूरी ज़िंदगी हमारी बॉडी में क्या रहेगी, स्टोर रहेगी। तो सपोज टीबी का बैक्टीरिया आता है तो पहले से एंटीबॉडीज़ पड़ी हुई है, मार देगा। सपोज खसरे का वायरस आता है, पहले से एंटीबॉडीज़ बनी हुई है ना, ठीक है, तो फिर एंटीबॉडीज़ फ़ौरन से उस वायरस को क्या कर देगी, मार देगी। तो वैक्सीन में आप दो चीज़ें देते हो, या तो डायरेक्टली आप एंटीबॉडीज़ दे रहे होते हो, ठीक है, या फिर किल्ड वायरसेस या किल्ड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। वो बैक्टीरिया या वायरस बज़ाहिर तो किल, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उनकी एंटीजन तो हमारी बॉडी में जा रही है ना बेटा, ठीक है, और वो एंटीजन हमारी बॉडी के एंटीजन से डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारी बॉडी बोलेगी ना ये बाहर की है, वायरस बैक्टीरिया बेशक मरा हुआ है, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्लियर है, वैक्सीन के अंदर जो मरा हुआ वायरस है या मरा हुआ बैक्टीरिया वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उस मरे हुए की भी तो एंटीजन है ना, ठीक है, वो हमारी बॉडी में आएगी। हमारी बॉडी बोलेगी ये तो अपनी एंटीजन नहीं है, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज़ बना लेगी, और वो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में पूरी लाइफ के लिए क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। जब कोई हम पे वायरस या बैक्टीरिया का अटैक होगा, जब किसी जिंदा वायरस या बैक्टीरिया का अटैक होगा, तो हमारे पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ क्या होंगी, बनी हुई होंगी, तो वो फ़ौरन से उसको मार देंगी और वो वायरस या बैक्टीरिया हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। क्लियर है। तो बेसिकली इम्यूनाइजेशन क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इम्यूनिटी पैदा करना, बीमारी से लड़ने के लिए कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करना, बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा करना, ठीक है। और आप किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इम्यूनिटी कैसे पैदा कर सकते हैं, वैक्सीन्स दे के पैदा कर सकते हैं। क्लियर है। और ये कॉन्सेप्ट किसने डिस्कवर किया था, एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था। वैक्सीन के अंदर या तो आप डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ दे रहे हो, ठीक है, या तो आप किल्ड एंटीजेंस डाल रहे हो, किल्ड बैक्टीरिया या किल्ड वायरसेस डाल रहे हो, उनके एंटीजेंस हैं, और वो एंटीजन जब हमारी बॉडी में जाएंगी तो रिएक्शन के तौर पे हमारी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज़, और वो एंटीबॉडीज़ पूरी लाइफ हमारी बॉडी में स्टोर रहेगी। तो जब वो बैक्टीरिया या वायरस जिंदा आएगा हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी के पास तो पहले से एंटीबॉडीज़ बनी हुई होगी, वो उसको मार देंगे। क्लियर है। तो वैक्सीन में आप डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ दे रहे हो या आप क्या दे रहे हो, एंटीजेंस दे रहे होते हो। इस बारे में कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास वैक्सीनेशन आई थी जब बायोलॉजी के अंदर, तो इससे डिजीज़ रेट, इससे डेथ रेट बहुत कम हो गए थे। बहुत सारी डिजीज़ेस जैसे पोलियो है, ठीक है, पोलियो वायरस तो हमारे सराउंडिंग में होते हैं, लेकिन अगर हमें पोलियो की वैक्सीन्स लग जाती हैं, ठीक है, तो यानी कि हमारी बॉडी के अंदर पोलियो से लड़ने की इम्यूनिटी आ गई है, तो हमें पोलियो का वायरस नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमें पोलियो नहीं होगा। क्लियर है। पोलियो का रेट बहुत कम हो गया, वजह क्या है, पोलियो की वैक्सीन। क्लियर है। अच्छा, उसके अलावा स्मॉल पॉक्स यानी कि चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस वगैरह, इन सब की वैक्सीन्स हमारे पास मौजूद हैं, और इन वैक्सीन्स के होने की वजह से हमारे पास इन डिजीज़ का रेट बहुत कम से कम होता जा रहा है। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो साइंस, नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजी ने क्या रोल प्ले किया था, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इंट्रोड्यूस कराया था, किसने इंट्रोड्यूस कराया था, फ्लेमिंग, फ्लोरी और चेन। एंटीबायोटिक्स किसने इंट्रोड्यूस कराई थी, फ्लेमिंग, फ्लोरी और चेन, ठीक है। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, एंटीबायोटिक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स है क्या, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल्स, ठीक है, जो हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, किस लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, ठीक है। सब्सटेंसेस, डेफिनेशन लिखी हूँ मैं, सब्सटेंसेस which are required in a small concentration to inhibit the growth of microorganisms. यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, ठीक है, इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए हमें कुछ केमिकल्स चाहिए होते हैं, हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं बहुत थोड़े अमाउंट के अंदर,
जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए हमें स्मॉल अमाउंट में सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं। वो सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? वो सब्सटेंसेस कहलाते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए जो है वो हमें स्मॉल अमाउंट के अंदर कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं। वो सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? एंटीबायोटिक्स। क्या कहलाते हैं? एंटीबायोटिक्स। हमारे पास सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन, ठीक है। और पेनिसिलिन एक फंजाई से डिराइव हुई थी, एक फंजाई से बनी थी, उसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई था, ठीक है। उस फंजाई से क्या बनी थी? एक एंटीबायोटिक यानी कि पेनिसिलिन बनी थी। और पेनिसिलिन हमारे पास बहुत कॉमनली यूज़ हो रही होती है, मॉक्सिल वगैरह के अंदर यूज़ हो रही होती है, ठीक है। और ये पेनिसिलिन हमें बहुत स्मॉल डोज के अंदर चाहिए होती है, किस लिए? बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। तो एंटीबायोटिक्स क्या है? बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। किस लिए चाहिए होते हैं? ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकें। अगर हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या वायरसेस आए अगर, ठीक है, तो इनकी ग्रोथ को रोकने के लिए हमें जो सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हमारे पास यूज़ होती हैं, ठीक है। एमॉक्सिल, इरिथ्रोमाइसिन, क्लेस्ट्रोमाइसिन, ठीक है, सल्फा ड्रग्स, ये बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो हमारे रेगुलरली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं। किस लिए यूज़ हो रही होती है? ताकि हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकें, वायरसेस की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकें, फंजाई की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकें, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जब ये ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं, ठीक है, तो हम इनकी ग्रोथ को रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ खाते हैं। वो दवाइयाँ क्या होती हैं? बेसिकली एंटीबायोटिक्स होती हैं। क्या होती है? एंटीबायोटिक्स। सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन थी, ठीक है। और पेनिसिलिन हमें कहाँ से डिस्कवर हुई थी? एक फंजाई था, पेनिसिलियम नोटेटम। इस फंजाई से सबसे पहले जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी वो कौन सी थी? पेनिसिलिन, जो आज भी बहुत कॉमनली यूज हो रही होती है हमारे पास। क्लियर है? अच्छा, लेकिन हमें जो है वो एंटीबायोटिक्स बहुत रेगुलरली यूज़ नहीं करनी चाहिए, यानी कि हमें छोटी छोटी बीमारियों के लिए यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी को इनकी आदत ना हो जाए। क्लियर है? अगर हम बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बीमारियों की एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो हमें आदत हो जाएगी, और जब हमें कोई सीरियस बीमारी होगी, जब हमें वाकई में एंटीबायोटिक्स चाहिए होगी, तो वो एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी पे काम नहीं कर रही होगी। तो इसलिए रेगुलर रूटीन के अंदर एंटीबायोटिक्स को कोशिश क्या करें? ना यूज़ किया करें। गला ख़राब है, बुखार है, नज़ला है, ज़ुकाम है, इनमें कोशिश क्या करें? एंटीबायोटिक्स को ना यूज़ किया करें। क्लियर है? ताकि जब खुदा न खास्ता कोई बड़ी बीमारी आपको टाइफॉइड हो या टीबी वगैरह हो, तो जब ऐसी बीमारियों के लिए जब एंटीबायोटिक लें तो ये एंटीबायोटिक्स इफ़ेक्टिव रहें। क्लियर है? अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो है एक्सरेज वगैरह, रेडियो एक्टिव रेज है, ठीक है, ये बड़ा कॉमनली यूज़ हो रही थी। किस लिए यूज़ हो रही थी? डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, डायग्नोस द डिजीज़, यानी कि बीमारियों की तशखीस करने के लिए, बीमारियों का पता लगाने के लिए जो हमारे पास यूजुअली कॉमनली क्या यूज़ हो रहा होता है? एक्सरे यूज़ हो रहे होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है, MRI यूज़ हो रहे होते हैं, CT स्कैन्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। हम बहुत सारी बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए, बहुत सारी बीमारियों की तशखीस करने के लिए इन रेडिएशंस का यूज़ कर रहे होते हैं हम। क्लियर है? ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर है, CT यूज़ करेंगे, MRI वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर यूजुअली हम अल्ट्रासाउंड्स यूज़ कर रहे होते हैं। चेस्ट के लिए हम यूजुअली एक्सरेज, मतलब हम ये बहुत सारी जो है वो रेडिएशन टेक्निक्स है हमारे पास, ठीक है, जो हम डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इनमें जो CT स्कैन है ना, ये बहुत डेंजरस होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ हो रही होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है, और ये वेव्स काफ़ी डेंजरस होती हैं। तो इसलिए हमारे पास एक्सरे सेफ़ है, अल्ट्रासाउंड सेफ़ है, MRI सेफ़ है, लेकिन CT थोड़ा सा डेंजरस होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ हो रही होती हैं। तो ये हमारे पास रेडिएशन टेक्निक्स हैं जो हम किसी भी डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि वो डिज़ीज़ के फैलने से पहले, वो डिज़ीज़ की बहुत एंड स्टेज पे पहुंचने से पहले आप उसको सही तरीके से डायग्नोस करके उसको क्या कर सकें? ट्रीट कर सकें।
तो जब पहले हमारे पास ये सब नहीं था तो हमें पता ही नहीं चलता था क्या बीमारी हो रही है क्या नहीं हो रही है, तो डिज़ीज़ को ट्रीट करना क्या होता था, बहुत मुश्किल होता था। फिर जैसे जैसे ये मोडेलिटीज़ जो है वो इस दुनिया के अंदर आती गई तो हमारे लिए बीमारियों को डायग्नोस करना क्या होता गया, बहुत आसान होता गया। बीमारियों के बहुत ज़्यादा बड़ा होने से, किसी भी डिज़ीज़ का बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने से पहले अगर हम उनको डायग्नोस कर लें तो उनकी ट्रीटमेंट क्या हो जाती है, काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का आपने बड़ा नाम सुना होगा। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ठीक है, ये हमारे पास बहुत सारे कैंसर्स के ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही होती हैं। कैंसर्स के पेशेंट के लिए आपने सुना होगा कि रेडियोथेरेपी लगेगी या कीमोथेरेपी लगेगी। तो रेडियोथेरेपी में बेसिकली क्या होता है कि एक ख़ास अमाउंट की रेडिएशंस लगाई जाती हैं बॉडी के अंदर, ताकि उस ट्यूमर सेल्स को या उस कैंसर सेल को क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से कीमोथेरेपी के अंदर आपको ख़ास ड्रग्स दी जाती हैं, ख़ास तरह के केमिकल्स दिए जाते हैं, ठीक है, जो कि जाके हमारी बॉडी के अंदर उस कैंसर सेल या उस ट्यूमर सेल्स को क्या कर सकें, ख़त्म कर सकें। बहुत सारी कीमोथेरेपी मतलब मेडिसिन होती है, कीमोथेरेपी में आपको मेडिसिन दी जा रही होती है, बहुत हाई लेवल की ये ड्रग्स होती हैं, बहुत हाई लेवल की ये मेडिसिन होती हैं, ये मेडिसिन दी जा रही होती हैं। यूजुअली कीमोथेरेपी में मतलब आप ड्रग्स दे रहे होते हैं, आप इसको कैंसर्स के ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं, एड्स के ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं, हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि स्पेशल ड्रग्स को यूज़ कर रहे होते हैं, स्पेशल मेडिसिन को यूज़ कर रहे होते हैं इतनी बड़ी बड़ी डिजीज़ को क्योर करने के लिए कीमोथेरेपी के अंदर। ठीक है, तो आज कैंसर का इलाज है, आज एड्स का इलाज अब काफ़ी हद तक आ रहा है, ठीक है, हेपेटाइटिस अब काफ़ी हद तक क्योर हो रहा है। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह हमारे पास ये सब डिस्कवरीज़ हैं, कीमोथेरेपी का डिस्कवर होना, ठीक है, रेडिएशन थेरेपी का डिस्कवर होना, एंटीबायोटिक्स का डिस्कवर होना, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, रेडिएशंस, बेसिकली जो हम डायग्नोसिस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो इन सब मोडेलिटीज़ की वजह से अब डिजीज़ेस जो है वो काफ़ी हद तक क्योरेबल होती जा रही हैं। माना कि डिजीज़ का बर्डन बढ़ा है, लेकिन वो क्या होती जा रही है, काफ़ी हद तक क्योरेबल होती जा रही है। क्लियर है? तो वजह क्या है, इसकी बायोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट वजह है। उसके बाद हमारे पास एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, फूड का प्रॉब्लम होता है कि ठीक है, एक दुनिया का एक मसला बीमारियां था, वो मसला तो बायोलॉजी ने वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, एंटीबायोटिक, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के ज़रिए सॉल्व किया। अब दुनिया का एक अलग बड़ा मसला है, वो है भूख, वो है फूड का मसला, कि हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, और हमारे पास जो है वो फूड के रिसोर्सेज कम है, जो हमारी आधी से ज़्यादा दुनिया इंडस्ट्रियलाइज हो गई है, दुनिया के अंदर अब एग्रीकल्चर कम से कम होता जा रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए फूड की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए भी कोई ना कोई टेक्निक इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। वो टेक्निक है हमारे पास हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, वो कौन सी टेक्निक है हमारे पास, हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक है। हाइड्रोपोनिक्स बेसिकली क्या है, दुनिया के अंदर फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक टेक्निक इंट्रोड्यूस की गई, हाइड्रोपोनिक इन टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एरेटेड सोल्यूशन। growing terrestrial plant aerated solution। जैसे हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है, और पोनिक्स मीन्स वर्क, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स। इसको हम वाटर कल्चर भी कहते हैं, वाटर कल्चर, यानी कि हमने ये तो देखा है कि प्लांट्स को मिट्टी में कैसे उगाया जाता है, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स एक वो टेक्निक है बेसिकली कि जिसमें हम प्लांट को एक
एक सोल्यूशन में उगाते हैं। किस में उगाते हैं? एक सोल्यूशंस के अंदर उगा रहे होते हैं। पानी के अंदर आप खास अमाउंट के मिनरल्स, खास अमाउंट के शुगर, खास अमाउंट के सॉल्ट्स वगैरह डाल रहे होते हैं, ठीक है। एरेटेड सोल्यूशन, एरेटेड सोल्यूशंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एरेटेड सोल्यूशन, यानी कि ऐसा पानी जिसमें आपने ऑलरेडी सारे मिनरल्स, सॉल्ट्स, शुगर, ठीक है, ये सब कुछ बैलेंस करके डाला, उस पानी को हम एरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। तो जब आप पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर तो हमने प्लांट्स की ग्रोथ देखी है, लेकिन जो पानी के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से प्लांट्स की ग्रोथ कराना, ये हमारे पास कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में जैसे हमारे पास ये ट्यूब्स लगी हुई हैं, ये ट्यूब्स लगी हुई है हमारे पास बहुत सारी, ये बहुत सारी ट्यूब्स लगी हुई हैं, ठीक है। इनमें पानी है, पानी के अंदर मिनरल्स, पानी के अंदर मिनरल्स है, शुगर है, सॉल्ट है, सबकी कंसंट्रेशन है। अब इनके अंदर आप जब प्लांट्स ग्रो कराएंगे, इनके अंदर आप प्लांट्स जब ग्रो कराएंगे, ये टेक्निक क्या कहलाएगी आपके पास? हाइड्रोपोनिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी आपके पास? हाइड्रोपोनिक्स कहलाएगी। जैसे ये रूम है, इसमें आपको पूरा सेटअप लगा दें, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर आती जाएगी, तो यानी कि आप एक छोटी सी जगह के अंदर बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टेक्निक क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। इन ट्यूब्स के अंदर पानी डाला हुआ होता है, ठीक है, इन ट्यूब्स के अंदर पानी डाला हुआ होता है, पानी के अंदर स्पेसिफिक अमाउंट के मिनरल्स, सॉल्ट और शुगर डले हुए होते हैं, ठीक है। इस वाटर के अंदर जो प्लांट की ग्रोथ होती है, ये क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। अब इस हाइड्रोपोनिक्स के फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि हम जो है वो एक छोटी सी जगह पे ज़्यादा प्लांट ग्रो करा सकते हैं, यानी कि एरिया ऑफ कल्टीवेशन क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। पहले आपको इतनी बड़ी जगह में 100 प्लांट ग्रो कराने थे, अब आप एक रूम की अंदर, एक रूम की जगह पे आप 100 प्लांट्स ग्रो करा सकते हैं, यानी कि अब आपको एरिया क्या चाहिए? कम हो गया है। अब आप छोटी सी जगह में ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करा सकते हैं। एक तो इसका ये फ़ायदा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास इसका फ़ायदा ये है कि आप जो हैं हमारे पास कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो बंजर होते हैं, यानी कि वहाँ पे फसलें उगाई नहीं जा सकती, वहाँ पे फसलें नहीं उगती हैं, ठीक है। आप उन एरियाज़ में भी फसलों को उगा सकते हैं थ्रू द टेक्निक ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। हमारे पास इतने सारे बंजर इलाके होते हैं, सहरा वगैरह होते हैं, ये सब बंजर होते हैं, इनमें आपके पास फसलें नहीं उग सकती हैं, तो आप वहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक के ज़रिए गंदम, मकई, बाजरा, ये सब कुछ लगा के आप वहाँ की फूड की रिक्वायरमेंट क्या कर सकते हैं? फुलफ़िल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इतनी सारी ऐसी जगह होती है जहाँ की मिट्टी जो है वो डैमेज हो चुकी होती है, जहाँ की मिट्टी जो है वो जहाँ की मिट्टी में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, वो डिजीज़ सॉइल होती है। आप उस सॉइल के अंदर अपनी जो है वो कल्टीवेशन नहीं कर सकते, अपनी फसलें नहीं उगा सकते हैं, तो आप उन एरियाज़ के अंदर क्या परफॉर्म कर सकते हैं? हाइड्रोपोनिक्स के ज़रिए आप अपनी फसलें उगा सकते हैं, क्योंकि आपको सॉइल की तो ज़रूरत नहीं है। सपोज़ एक कोई एरिया है जहाँ की सॉइल डिजीज़ सॉइल है, ठीक है, जहाँ पे पौधे नहीं उग पा रहे होते हैं, वहाँ आप हाइड्रोपोनिक्स के ज़रिए पौधे उगा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के लिए आपको कम एरिया चाहिए, कम एरिया में आप ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगा सकते हैं। ऐसे एरियाज़ जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकती है, जो बंजर एरियाज़ होते हैं, ठीक है, आप उन एरियाज़ के अंदर हाइड्रोपोनिक्स के ज़रिए अपनी फसलें उगा के उन एरियाज़ की फूड रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हाइड्रोपोनिक्स को हम एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? सपोज़ कि हम यहाँ पे मैंगो प्लांट ग्रो करा रहे हैं। कौन सा प्लांट ग्रो करा रहे हैं? मैंगो प्लांट ग्रो करा रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि मैंगो प्लांट के लिए कौन से मिनरल्स ज़रूरी हैं, या मैंगो प्लांट को कौन से मिनरल्स चाहिए। तो हम यहाँ पे अपना कोई मिनरल डाल के देखते हैं, इसकी ग्रोथ हो रही है, सपोज़ नहीं हुई ग्रोथ, फिर कोई और मिनरल डाल के देखा कि इसकी ग्रोथ हो रही है, हाँ बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो इससे हमें पता चलता है कि इस प्लांट को कौन कौन से मिनरल्स चाहिए। सपोज़ पहले हमने यहाँ पे पोटेशियम डाल के देखा, ठीक है, सपोज़ इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई, फिर हमने नाइट्रोजन डाल के देखा तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो इससे हमें क्या पता चला कि इस प्लांट को नाइट्रोजन लार्ज अमाउंट में चाहिए।
ठीक है। तो बेसिकली इस टेक्निक के ज़रिए हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट से हम पता लगा सकते हैं कि इन प्लांट को कौन से न्यूट्रिएंट या कौन से मिनरल्स ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, स्मॉल अमाउंट में चाहिए। हम कोई चीज़ें स्मॉल अमाउंट में देख के डालते हैं कि इसकी ग्रोथ हो रही है, नहीं, अगर हो रही तो हमें पता चल जाता है कि इसकी ग्रोथ स्मॉल अमाउंट में भी हो जाती है। अगर हम कोई मिनरल लार्ज अमाउंट में डाल के देखते हैं और इसकी ग्रोथ नहीं हो रही तो हम कहते हैं कि ये मिनरल इसके काम का नहीं है। फिर हम कोई और मिनरल लार्ज अमाउंट में डाल के देखते हैं और अगर उसकी ग्रोथ हो रही है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये मिनरल इसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस टेक्निक के ज़रिए हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि किस प्लांट को कौन सा मिनरल चाहिए, कौन सा मिनरल कितना ज़्यादा चाहिए, कौन सा मिनरल कितना कम चाहिए। ठीक है। तो आर्टिफिशियली वाटर सोल्यूशन के अंदर प्लांट को ग्रो कराना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो हम ये भी हमारे पास बायोलॉजी की एक डेवलपमेंट है जो कि हमारी फूड की रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर रही है। क्लियर है? तो जो आज हमने टॉपिक्स किया कि एप्लीकेशन ऑफ वेलफेयर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यहाँ पे हमने इम्यूनाइजेशन को डिस्कस किया। ठीक है। इम्यूनाइजेशन की आपने हेडिंग डाल के इसके बारे में आपने 4-5 लाइंस लिखनी है। एंटीबायोटिक्स को डिस्कस किया, एंटीबायोटिक्स की हेडिंग डाल के इसके बारे में आपने 4-5 लाइंस लिखनी है। रेडियो एक्टिव रेज की हेडिंग डाल के 4-5 लाइन लिखनी है। रेडियोथेरेपी के बारे में आपने लिखना है, कीमोथेरेपी के बारे में लिखना है। हाइड्रोपोनिक्स की आपने हेडिंग डालनी है, डेफिनेशन लिखनी है पहले हाइड्रोपोनिक्स की आपने। ठीक है। फिर आपने एडवांटेजेस की हेडिंग डाल के इसके एडवांटेजेस को पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है आपने। ठीक है। और इंशाल्लाह क्लोनिंग और द रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।